हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज आप गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 2 पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट जो था उसमें आपने एक चीज पढ़ रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। लाइक दैट, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास एक वायर है और इस वायर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ है, इसकी बहुत ज़्यादा लेंथ है। इसका इनफाइनाइट का सेंस ये नहीं कि आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लेंथ है। और इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब इसको आपने अगर पॉजिटिव चार्ज दे दिया है तो इस पे चार्ज तो आया ना। और आपने पढ़ा क्या था कि ये वायर जो है इससे कुछ डिस्टेंस पे, सपोज कीजिए कि डिस्टेंस कितना है r, यहाँ पे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ा था। और इसका फार्मूला भी आप लोगों ने देखा था, आया था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई कुछ r, कुछ इस तरीके से आया था। तो कुल मिला के डियर स्टूडेंट ये आपका फार्मूला है, ये आप लोगों ने एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। अब एप्लीकेशन नंबर 2 आता है जिसमें कि आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये आप जान लीजिए पहले से, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एरिया वेक्टर एंड एरिया, मतलब एरिया भी जानिए और एरिया वेक्टर भी जानिए। एरिया, अब आप कहेंगे एरिया आप किसकी बात कर रहे हैं। आप लोगों ने डियर स्टूडेंट सर्किल देखा होगा एंड स्फीयर, दोनों की मैं बात करना चाहता हूं। सर्किल और स्फीयर में क्या फर्क होता है। सर्किल को आप बोर्ड पे बना सकते हैं, स्फीयर को बोर्ड पे नहीं बना सकते। सर्किल का कोई एग्जांपल बात करें, जैसे आपने ये ऐसे बनाया, ये सर्किल है, ये जो आपने बनाया ये सर्किल, ठीक है, राउंडिंग करके ये सर्किल। लेकिन स्फीयर को मैं अगर आपसे कहूँ बोर्ड पे बनाने को तो शायद आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि स्फीयर जो होता है वो फुटबॉल जैसे, जैसे लेमन। फुटबॉल देखे हो ना, फुटबॉल, फुटबॉल को अगर मैं आपसे कह दूं कि बोर्ड पे आप बनाइए तो क्या फुटबॉल आप बोर्ड पे बना पाएंगे। आप प्रैक्टिकली अगर देखें तो कुछ पार्ट फुटबॉल का तो बोर्ड पे आ जाएगा टच में, लेकिन बाकी पार्ट जो है वो बोर्ड के बाहर ही रहेगा, तो आप फुटबॉल को नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं स्फीयर जो होता है वो फुटबॉल जैसे होता है ना, लेमन जैसे होता है, उसको आप नहीं बना पाएंगे बोर्ड पे, लेकिन सर्किल को आप बोर्ड पे बना सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर सर्किल का रेडियस स्मॉल r है, सर्किल का रेडियस स्मॉल r है, तो सर्किल का जो एरिया होता है, एरिया वो कितना होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर। सर्किल का जो एरिया होता है पाई r स्क्वायर। लेकिन वही स्फीयर जो होता है, स्फीयर, स्फीयर को बोर्ड पे तो नहीं बना सकते, लेकिन समझने के लिए आपको पहले से अगर हम बता दें तो आप समझ जाओगे। सपोज दैट अगर मेरे लिए यही स्फीयर, मान लीजिए, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, बोर्ड पे तो नहीं बना सकते, लेकिन वैसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर मान लो यही स्फीयर और इसका रेडियस जो है स्मॉल r, इसका रेडियस जो है स्मॉल r, अगर इसका रेडियस स्मॉल r है तो इस स्फीयर का जो एरिया होगा, एरिया का मतलब फुटबॉल पे जितने ऊपर देखो ना व्हाइट व्हाइट हिस्सा होता है फुटबॉल पे, नींबू देखो ना, लेमन का जो येलो वाला पार्ट होता है वही उसका एरिया होता है, येलो वाला पार्ट, येलो वाले पार्ट को उसका एरिया कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं ये एक लेमन है, उसका रेडियस स्मॉल r है, तो उसका येलो वाला एरिया कितना होगा, तो उसका एरिया जो होगा डियर फ्रेंड वो 4 पाई r स्क्वायर, ये आप याद कर लीजिए। ठीक, तो मैंने आपको एरिया के बारे में समझा दिया। अब बात करते हैं कि ये जो एरिया होता है येलो वाला पार्ट जो मैं कलर कर रहा हूँ लेमन में, लेमन में जो येलो वाला पार्ट होता है, मान लीजिए रेडियस अगर स्मॉल r है, अगर रेडियस स्मॉल r है तो लेमन में जो येलो वाला एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब मैं अगर आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इस एरिया को डिनोट किससे करते हैं, तो इसका आंसर है इस एरिया को हम लोग s से डिनोट करते हैं। याद रहे, एरिया को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एरिया को s से डिनोट करते हैं, और इसका आंसर 4 पाई r स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। अगर एरिया काफी बड़ा है तो उसको हम लोग s से डिनोट करते हैं।
ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक, ये स्क्वायर, ये एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। अच्छा, अब थोड़ा आगे की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। अगर मैं आपसे ये कह दूं ये टोटल एरिया जो येलो वाला है वो है 4 पाई आर स्क्वायर, उसको आपने यस से डिनोट किया। लेकिन अगर पर्टिकुलर मैं इतने पार्ट की अगर मैं बात करूं, इतना मान लीजिए मैं इतना ही पार्ट केवल चॉइस कर रहा हूं, तो आप बताओ क्या ये एरिया छोटा नहीं है? स्मॉल एरिया है ना? किसके कंपैरिजन में? पूरे के कंपैरिजन में। पूरे के कंपैरिजन में ये एरिया काफी छोटा है, स्मॉल है, तो इसको हम लोग एस से नहीं डिनोट करेंगे, इसको हम लोग ds से डिनोट करेंगे। ds का मतलब होता है स्मॉल एरिया। समझ में आया ना? कभी भी अगर हम यस के आगे डी लगा दे तो समझ जाना वो एरिया बहुत छोटा है, स्मॉल एरिया। कहीं भी आप ले सकते हो, ये देखो ये भी ds, कहीं भी ले सकते हो, ये भी ds। समझ में आ गया? तो आपको एरिया के बारे में पूरा नॉलेज हो गया। ds कहां कहां बोलते हैं, जहां एरिया स्मॉल होता है वहां ds यूज करते हैं, जब एरिया बड़ा हो तो उसके लिए s यूज करते हैं। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब डियर स्टूडेंट बात करते हैं, जैसे सपोज दैट, फिर मैं बात कर रहा हूं ये कोई फुटबॉल है, उसका ये रेडियस है स्मॉल r। ठीक, तो इसका जो एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, जिसको हम लोग पूरा एरिया देखेंगे या लेमन ही समझ लो, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन मैं पर्टिकुलर अगर इतने एरिया की मैं बात करूं, इतने की, तो इसको किससे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करेंगे डियर स्टूडेंट ds से। इसको डिनोट करेंगे ds से। अगर हम आपसे ये कह दें ये एरिया जो है डियर स्टूडेंट, ये एरिया जो आपने चॉइस किया छोटा सा एरिया, ये किधर है? तो आप क्या कहेंगे? ये एरिया जो है डियर स्टूडेंट, ये एरिया इस साइड में है। आपने ये कलर कहां पे किया? ये कलर यहां पे किया, तो ये एरिया इस साइड में है ना। ये एरिया हमको बता रहा है कि मैं इधर हूं ना। अगर मैं यही कलर यहां पे करता तो ये एरिया किधर है? तो ये बताएगा कि मैं इधर हूं। अगर मैं यहां पे कलर करता तो ये एरिया बताएगा कि मैं इधर हूं। अगर मैं यहां पे कलर करता तो ये एरिया बताएगा कि मैं इधर हूं, नीचे हूं। अगर आप यहां पे कलर करते तो ये क्या बताएगा? ये एरिया बताएगा कि मैं इधर हूं। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे कह दूं इस एरिया की डायरेक्शन किधर है, तो आप ऐसे बनाएंगे। ये जो है आपने जो यहाँ पे एरो बनाया है, ये एरो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये एरिया इधर है। इस डायरेक्शन को कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया तो ds है ही, जब ये डायरेक्शन को बताने लगे तो उसमें लग जाता है वर्ड वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है कि आपको डायरेक्शन भी इंडिकेट करना है। अगर आप डायरेक्शन शो नहीं करते हैं तो वेक्टर वर्ड भी आप नहीं लगा सकते। अगर आप डायरेक्शन शो करते हैं तो आप वेक्टर वर्ड लगा सकते हैं। और एरिया तो है ही, ये देखो ये एरिया को ds से, और वेक्टर है तो डायरेक्शन है ना। अच्छा, जब आप एरिया वेक्टर लिखेंगे तो आप ds नहीं नोट करेंगे, तब आप वेक्टर ds नोट करेंगे। वेक्टर ds का मतलब होता है कि इसमें ds भी है। ds मतलब एरिया भी है और एरो का मतलब होता है डायरेक्शन भी है। अब कुछ जरूरी चीज, डियर स्टूडेंट, ये जो एरिया वेक्टर होता है, ये एरिया वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये हमेशा फुटबॉल के सरफेस के, ये जो सरफेस है यहाँ पे, या आप कह दो टेंजेंट, ये टेंजेंट, इसको टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट बनाना पड़े हो ना क्लास 10 में। ये टेंजेंट या फुटबॉल का जो सरफेस है, जहां पे ये एरिया आपने चॉइस किया है, वो सरफेस के, उसके ये जो है लाइन, ये लाइन यानी एरिया वेक्टर की, ये 90 डिग्री पे होती है। ये हमेशा आपको याद करना है। अगर आपसे कोई पूछे एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के कितने डिग्री पे होती है, टेंजेंट के कितने डिग्री पे होते हैं, तो इसका आंसर 90 डिग्री पे होती है। ये पॉइंट आप नोट करें। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। ये फर्स्ट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। और सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के कैसे रहेगा?
भाई टेंजेंट बोलो या सरफेस बोलो, बात तो वही है। टेंजेंट तो सरफेस पे ही होता है ना, तो बात वही है। तो आप टेंजेंट के 90 पे बोलो चाहे सरफेस के 90 पे बोलो, बात तो वही हुआ। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए कुछ जरूरी चीजें देखिए, ठीक। डियर स्टूडेंट अब बात करते हैं, यहाँ देखिए एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2 गॉस लॉ। ये हेडिंग नोट करें डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन नंबर 2 गॉस लॉ, यानी गॉस लॉ का एप्लीकेशन नंबर 2 मतलब गॉस लॉ का आप यूज पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 का मतलब उसका गॉस लॉ का कहीं कोई यूज है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं। अब एप्लीकेशन नंबर 2 में बोर्ड पेपर में ऐसे या तो आपको डायरेक्ट कह के आएगा एक्सप्लेन द एप्लीकेशन एनी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ऐसे कह के आएगा एक्सप्लेन एनी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, आपसे ऐसे एक्सप्लेन करके आएगा, या पर्टिकुलर हेडिंग वाइज या क्वेश्चन लिख के आएगा, ठीक। क्या क्वेश्चन लिख के आएगा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, मतलब आज आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेंगे किसके ड्यू टू, स्फेरिकल सेल के ड्यू टू। कहीं कहीं मेटलिक लिख देता है, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। कल आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ा था, लेकिन वायर के ड्यू टू, वायर दिया जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता था एप्लीकेशन नंबर 1 में। आज आपको वायर नहीं दिया जाएगा, आज आपको मेटल का बना हुआ स्फेरिकल सेल, सेल का मतलब वही फुटबॉल समझो, गोला टाइप का आपको दिया जाएगा स्फेयर, स्फेरिकल सेल दिया जाएगा। फुटबॉल का शेप देखो ना, अंदर खाली होता है, ऐसे ही उसी को स्फेरिकल सेल कह सकते हैं, ठीक। और वो किसका बना होगा, प्लास्टिक का नहीं बना होगा, वो मेटल का बना होगा, ठीक। आप उसको ड्यू टू, उसके ड्यू टू आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे चलिए आगे चलते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा, हेडिंग में जब चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको मैं नोट करें, मैं मिटाने जा रहा हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये एक मेटलिक स्फीयर, ये एक क्या है मेटलिक स्फीयर, ये एक मेटलिक स्फीयर, ये एक मेटलिक स्फीयर। अब क्या कर रहा हूं, ये मेटल का बना हुआ है डियर स्टूडेंट। अब इस मेटलिक स्फीयर को मैंने क्या कर दिया है, इस मेटलिक स्फीयर को मैंने चार्ज कर दिया है। चार्ज करने का मतलब समझ रहे हो, चार्ज करने का मतलब समझ रहे हो। मेटलिक स्फीयर को चार्ज करने का मतलब ये होता है कि आपको मैंने बताया था ना कि किसी भी बॉडी को लाइक दैट, अगर ये पेन मान लीजिए कापर का बना होता है, ये पेन अगर कापर का बना होता है या आयरन लोहे का बना होता है, और मैं आपसे कहता कि इस पेन को आप पॉजिटिव चार्ज कर दो, तो क्या करते हैं आप। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया बहुत पहले, आप जब मैं क्लास 12th का पढ़ा रहा था ऑनलाइन क्लासेस, या ऑनलाइन क्लासेस नहीं तो आप मैं लाइव क्लास ले रहा था, ऑफलाइन भी पढ़ा रहा था, तो उसमें आप देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आप, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th फिजिक्स में, उसमें दिया है किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कैसे किया जाता है। तो इसको पॉजिटिव चार्ज करने के लिए, इस पेन को पॉजिटिव चार्ज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। पूछो कैसे। अभी ये पेन जो है एटम का बना हुआ है ना, एटम से ही तो कोई बॉडी बनता है। अब बताओ इसमें इस पेन को बनने में कितने एटम की जरूरत पड़ी होगी, इनफाइनाइट एटम की जरूरत पड़ी होगी, समझ रहे हो ना। अब एटम के अंदर क्या होगा बताओ, इस पेन को बनने में एटम की जरूरत पड़ी होगी ना। एटम के अंदर क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, ये दोनों तो होता तो न्यूट्रॉन भी है, ये दोनों होते हैं कि नहीं बस इतना बताओ, होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। अगर इन दोनों का मिक्स देखे तब तो बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्योंकि प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। अगर मान लो -1 हो +1 हो तो आंसर सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, यानी माइनस को निकाल दिया जाए, अब बताओ क्या बचेगा। तब तो वो न्यूट्रल नहीं है ना, तब तो वो कैसा हो गया,
पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, यही काम किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालकर किसी बॉडी को क्या बना दिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज बना दिया जाता है। वो मैंने पढ़ाया, आप वहां जाके चेक करें, ठीक। तो सपोज कीजिए कि इस मेटेलिक स्फीयर को मैंने क्या कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, मतलब इस मेटेलिक स्फीयर को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, ठीक। कोई प्रॉब्लम, कई बुकों में देखोगे तो फिगर ऐसे बना देता है, कई बुकों में देखोगे फिगर ऐसे बना देता है, इतना हिस्सा सॉलिड है मान के चलिए, ये ऐसे, या सॉलिड नहीं तो आप मान के चलिए इतनी दूर में एयर है, समझ लीजिए इतनी दूर में एयर है और ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये एयर है, समझ लीजिए। या अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो डायरेक्ट ऐसे ही समझ जाइए कि मान लीजिए ये कोई स्फीयर है, हालो है, खाली है, ठीक। इसको आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब मान लीजिए जब इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस बॉडी के देखा जाए तो जो चार्ज है, ये जो चार्ज है ये अंदर थोड़ी नहीं है, ये सेंटर पे अगर दोगे भी तुम तो वो चला जाएगा सरफेस पे, क्योंकि ये हिस्सा सॉलिड है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, समझ में आया? अच्छा बात है, तो आपको समझ में आया, ये हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यानी कभी भी आपको याद कर लो, जब भी मेटेलिक चीजों को जब भी चार्ज दिया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो चार्ज जो होता है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये आपके लिए जरूरी रूल है। इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज को हम कहाँ शो करते हैं बताओ, सरफेस पे, हमेशा सरफेस पे। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। अगर मैं आपसे ये कह दूं डियर स्टूडेंट, इस मेटेलिक स्फीयर का जो रेडियस है वो स्मॉल आर, ठीक, इस मेटेलिक स्फीयर का जो रेडियस है वो स्मॉल आर। अब एक चीज ये बताओ, इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया, टोटल एरिया, इसको किससे डिनोट करोगे, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे एस से, ठीक। और इसका आंसर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन अगर मैं इतना छोटा सा एरिया अगर यहाँ पे मैं चॉइस करूं तो इसको आप डिनोट करेंगे किससे, ds, ठीक, क्योंकि ये एरिया स्मॉलेस्ट है, अभी बताया था। अगर आपसे कोई पूछे इस एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, तो ये एरिया क्या बताएगा, मैं इधर हूं और मैं इधर हूं, तो लाइन बनाओ, ऐसे बनाओगे ना, ये, ठीक। अब वेक्टर लगा के नोट करोगे, क्यों, क्योंकि आपने डायरेक्शन भी बनाया और एरिया भी शो किया। चलो अब थोड़ा आगे की बात करते हैं। एक चीज ये बताओ डियर फ्रेंड, अगर मैं आपसे ये कह दूं, देखो इस स्फीयर में 3 पार्ट है, एक पार्ट है अंदर का, एक पार्ट है खुद स्फीयर में, और एक पार्ट है आउटर ऑफ द सेल, यानी सेल के बाहर। मतलब एक पॉइंट जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, एक ये पॉइंट हो सकता है जो कि सेल के बाहर मौजूद है, और एक पॉइंट सेल के सरफेस पे मौजूद है जो कि मैं यहाँ कलर कर रहा हूँ, ये सरफेस पे है ना, बाउंड्री पे, और एक पॉइंट सेल के अंदर है जो कि मैं यहाँ कलर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स की बात की है डियर स्टूडेंट, एक पॉइंट जो मैं बाहर कलर कर रहा हूँ, एक पॉइंट जो मैं अंदर कलर कर रहा हूँ, एक पॉइंट जो मैं सरफेस पे कलर कर रहा हूँ। तीनों का एरिया अपना अलग अलग है, तीनों को मैं, हालांकि एरिया छोटा सा है तीनों का, तो तीनों को मैं ds से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक। लेकिन मैं पहले बात करूंगा आउटर वाले, ठीक। थोड़ा एक चीज बताएंगे डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे ये कह दूं ये जो पॉइंट आपने चॉइस किया है इसका क्या एरिया नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। मैंने आपसे पूछा कितना होगा, तो आपने कहा इसका एरिया बहुत छोटा है तो इसका एरिया ds से डिनोट होगा। मैंने पूछा इसका एरिया जो है वो ds से अगर डिनोट होगा तो उसकी आप डायरेक्शन बना दीजिए, उसकी आप क्या बना दीजिए, डायरेक्शन, इस एरिया की डायरेक्शन, ये किधर हो गई एरिया। तो देखो जब यहाँ पे आपने एरिया चॉइस किया था छोटा सा, तो इसकी डायरेक्शन को बनाने के लिए पहले आपने सरफेस था तब में आपने उसकी डायरेक्शन बनाया था। ये जो है ये इसकी जो डायरेक्शन आ रही थी इस एरिया की, ये हमेशा सरफेस के कितने डिग्री पे थी, 90 पे थी। अगर ये सरफेस है तो सरफेस की ये एरिया 90 पे था, तो आपको यहाँ भी तो सरफेस बनाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सरफेस नहीं बनाएंगे तो भाई हम कैसे, सरफेस के 90 पे होता ना एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो पहले आप काम करें, जैसे यहाँ पे एक सरफेस बना हुआ है ऐसे यहाँ पे भी आप एक सरफेस बनाएं, ये हो गया। अब आप बताइए, अब बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अब बताओ इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ये सरफेस हो गया, हाँ, ये एरिया कहेगा मैं इधर हूं, तो बहुत आसानी से देखिए डायरेक्शन बन गई।
ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ds। कितना आसान है, समझ में आ गया होगा मुझे आशा आपको। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस सरफेस पे है, ये नया, ये पहले वाला फुटबॉल है समझो, ये बाद वाला फुटबॉल, ठीक। ये एरिया आपने बाद वाले नए वाले फुटबॉल में चॉइस किया है, ठीक। ये इसकी जो डायरेक्शन है, ये सरफेस के, सरफेस ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ यही सरफेस है, इसके 90 डिग्री, ठीक। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं, इसको टेंजेंट भी कह सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं, बस 2-3 चीजें और क्लियर करनी है, ठीक। ध्यान दीजिएगा क्या, सबसे पहली चीज तो ये, अब कुछ जरूरी चीजें जो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप उसका आंसर दीजिए, ठीक। ये एरिया आपने जो चॉइस किया डीएस में, इसको किससे डिनोट किया आपने? इसको तो कर सकते हो डीएस से डिनोट, लेकिन आपने डायरेक्शन भी बनाया तो इसलिए वेक्टर डीएस से डिनोट किया मैंने, ठीक। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ इस एरिया पे आप एक कोई पार्टिकल लाइए, सपोज दैट प्रोटॉन, प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है। अगर मैं आपसे कह दूं इस पॉइंट पे आप जो एरिया आप चॉइस की, यहाँ पे एक पॉजिटिव पार्टिकल लाइए, प्रोटॉन को ही ले आइए जो कि पॉजिटिव पार्टिकल होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि पॉजिटिव पार्टिकल जो आप ला रहे हैं, इस पॉजिटिव पार्टिकल पे ये वाले जो प्लस हैं, ये वाले, ये जो पहले से मेटलिक चार्ज आपने कर दिया है ना, इस स्फीयर को आपने पहले से ही चार्ज कर दिया ना पॉजिटिव, इस प्लस पे ये प्लस क्या करेगा? क्या इस प्लस को ये प्लस पसंद करेगा? क्या इस प्लस को ये प्लस पसंद नहीं करेगा, या अपनी तरफ बुलाएगा, या रिपेल करेगा? क्या करेगा ये आप कैसे कर सकते हैं? आपको मैंने बताया था कि प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, मतलब ये वाला प्लस जितने हैं ये नहीं चाहेंगे कि ये वाला प्लस यानी ये वाला प्रोटॉन यहाँ रहे, तो ये वाले प्लस जो है इसको रिपेल करके कहेंगे जाओ आगे। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये वाला जो पार्टिकल यानी प्रोटॉन, ये इनके डर से आगे भागना चालू कर देगा। जब आगे भागना चालू कर देगा तो आप बताओ इधर कौन चलेगा? यही तो चलेगा। ये है कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव पार्टिकल। प्रोटॉन का मतलब कैसा पार्टिकल? पॉजिटिव पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज। अब आप मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज जो इधर भाग रहा है, पॉजिटिव चार्ज का चलने का जो डायरेक्शन होता है, आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा, मैंने उसमें एक चीज बताया था, पॉजिटिव चार्ज जिधर चलता है उस डायरेक्शन को कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज जिधर चलता है उस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप मुझे बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ ऐसे। अगर आप यही पॉइंट चार्ज या आप यही प्रोटॉन यहाँ लाते तो भी तो वही बात पड़ता कि इसके प्लस से ये प्लस डर जाता और आगे भागने लगता, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अगर आप यही प्लस यही प्रोटॉन यहाँ लाते तो इसके डर से यानी इसी प्लस के इफेक्ट से ये वाला पॉजिटिव इधर भागना चालू कर देता, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर आप यही प्रोटॉन आप यहाँ लाते तो इसके डर से ये वाला नीचे भागना चालू कर देता, ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इस स्फीयर के चारों तरफ फैल रही है, देख लो। मतलब पॉजिटिव चार्ज जिधर भी लाओगे सब भागना चालू कर देंगे इसकी डर से। और याद रहे, जिस पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ पे ला रहे हैं वो टेस्ट करने के लिए आप ला रहे हैं ना, इसीलिए इसको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, ठीक। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज से क्या फायदा होता है? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज से फायदा ये होता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंटों से पूछा जाता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दीजिए, तो उनका दिमाग अचेत हो जाता, उनके दिमाग में नहीं जाता क्या करें। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको कहीं भी बनानी है तो आप पहले काम करें, वहां पे पॉजिटिव चार्ज लाइए और देखिए वो किधर भाग रहा है, जिधर भागेगा वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये दिमाग में बसा लीजिए। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। एक चीज बताओ, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, इसके पॉजिटिव चार्ज के डर से ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्ट्रेट लाइन में आगे भागेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल अगर मैं अभी इसी वक्त आपसे पूछ लूं तो आप कितना बताएंगे?
भाई एरिया वेक्टर भी इसी पे है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, दोनों लोग जब एक पे हैं तो दोनों के बीच का एंगल 0। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, तो आप थीटा का आंसर 0 डिग्री बताएंगे, याद कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अगर यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं तो आप कैसे बताओगे? तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ले आओ, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तुम लाओगे प्रोटॉन को, तो बात तो वही पड़ेगी जैसे वहां पड़ा। तो यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज को लाओगे यहाँ, तो और भी ज्यादा इसकी डर से ये आगे भागना चालू कर देगा, जब आगे भागना चालू कर देगा तो ये इसकी डायरेक्शन फिर वही डायरेक्शन बनेगी, और ये एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल फिर भी 0 होगा, हमेशा हर केस में 0 होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट लास्ट एक मेरा बच रहा है, अगर मैं आपसे कह दूं फ्लक्स निकाल दो, फ्लक्स, तो कई लोग सोचते हैं फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स आपको मैंने बताया था एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो निकलती हैं, अभी काउंट करने को कहूं तो आप जैसे रुपया गिनते हो, 1 रुपया 2 रुपया, बताओ ये मौके कितनी, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6। इनका जो अमाउंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल रही है, इस फेयर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब तरफ निकलेंगी ना, तो उनका जो अमाउंट होता है, उनका जो अमाउंट कितनी है वो मौके पे, वही फ्लक्स से रिलेटेड होता है। यानी फ्लक्स जो होता है वो हमें बताता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, मतलब किसी एरिया से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है तो उनका जो अमाउंट होता है वही फ्लक्स से रिलेटेड होता है। तो अगर आपसे हम कहें फ्लक्स निकालो, तो डियर स्टूडेंट फ्लक्स निकालने के मैंने 2 फार्मूले पढ़ाए हैं। एक फार्मूला तो ये है, अब मैंने समझाया था ये फार्मूला कैसे, क्योंकि अगर अंदर चार्ज नहीं होगा इस बॉडी पे, तो आप बताओ तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बना सकते थे? अरे भाई, अगर यहाँ चार्ज नहीं दोगे तो ये जो प्रोटॉन को तुम लाए थे, ये इसी की डर से तो आगे भाग रहा था, इसका मतलब अंदर चार्ज है तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी ना। इसका मतलब फ्लक्स के फार्मूले में कहीं ना कहीं अंदर के चार्ज का इंपॉर्टेंस है। अगर अंदर का चार्ज ना हो तो ये प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज आगे भागेगा नहीं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी नहीं। तो इसका मतलब फ्लक्स जो है अंदर के चार्ज से रिलेटेड होता है, ये इसका पहला फार्मूला है। वहीं दूसरा फार्मूला अगर हम बात करें तो दूसरा फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया था इंटीग्रेशन करके वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, ये दूसरा फार्मूला, ठीक, समझ में आया कि नहीं? अब लास्ट डिसीजन डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कह दूं, कई लोगों से ये फार्मूला थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हो, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया बताओ। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू लिखी जाती है, डायरेक्शन, अब कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, यहाँ ये डायरेक्शन से इंडिकेट कर रहा है, यहाँ डायरेक्शन नहीं खाली वैल्यू। अच्छा, कई लोग सोचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो, ये मेटलिक स्फीयर इस पॉइंट पे, ये मेटलिक स्फीयर इस पॉइंट पे जितना फोर्स लगा रहा होगा इस पॉजिटिव चार्ज पे, मतलब जितना ये मेटलिक स्फीयर फोर्स लगा रहा होगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इसको जितना परेशान कर रहा होगा, सिंपल लैंग्वेज में वही जितना फोर्स लगा रहा है, वही फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है। मतलब अगर ये मेटलिक स्फीयर इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा इस चार्ज पे, तो फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा। अगर ये मेटलिक स्फीयर इस पॉजिटिव चार्ज कम फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम आएगी। और आज हम यही निकालना पड़ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा। मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो भी जितना भी फोर्स इस पे लगा रहा होगा, वो फोर्स मौके पे उसी से रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मौके पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे, यही निकालना हम पढ़ रहे हैं। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी वैल्यू ये फोर्स से रिलेटेड होता है, कितना फोर्स लग रहा है, और डीएस ये कौन सा एरिया है। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ का एरिया रखेंगे डीएस। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ का एरिया रखेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो अब चलते हैं ds इनटू cos, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फर्स्ट इनटू सेकंड इनटू cos थीटा, ए बी cos थीटा पढ़ा होगा। थीटा क्या है डियर स्टूडेंट? वही चीज मैं आपसे बोला था ना,
थीटा जो है, इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे, ऐसे, और एरिया कैसे, एरिया भी उसी पे है, तो ये दोनों के बीच का एंगल है, यानी थीटा हम चाहें तो यहाँ 0 रख सकते हैं, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो आप बताओ लास्ट स्टेप अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे E × ds, थीटा 0 रखो, cos 0 1 होता, लिखने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक चीज ये बताओ डियर स्टूडेंट, इतना समझ में आया? वीडियो थोड़ा सा, अब आप सेकंड पार्ट में देखिए, मेरा एक सेकंड पार्ट चलने जा रहा है, उसमें मैंने आपको बताया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा, ठीक। तो आप इसके बाद वाला वीडियो आप तुरंत उसको क्लिक करें, उसमें आपको मैंने बताया है, ठीक। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है आप तुरंत उसको देखिए। आप अगर उसको इसी वक्त नहीं देखते हैं तो आपको भूल जाएगा वो वीडियो, तुरंत देखें आप यहाँ पे, ठीक। तब तक के लिए बाय डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए आप इतना तैयार करें, ठीक। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।